नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं नगमा। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन कराने पर लगी कर्नाटक सरकार की रोक पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी। हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने इस मसले पर अपना फैसला दिया है और कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य परंपरा का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये इस्लाम में जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक सिफारिश के तौर पर है। फैसले में कहा गया है कि पवित्र कुरान हिजाब पहनने का आदेश नहीं देती, ये केवल एक निर्देशिका है, क्योंकि हिजाब न पहनने के लिए कोई सजा या पश्चाताप निर्धारित नहीं है। ये परिधान अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्राप्त करने का एक साधन है, न कि अपने आप में एक धार्मिक लक्ष्य। ये महिलाओं को सक्षम बनाने का एक उपाय था और कोई औपचारिक बाधा नहीं। कोर्ट ने कहा कि हिजाब का संस्कृति के साथ रिश्ता है, लेकिन निश्चित रूप से धर्म के साथ रिश्ता नहीं है। लिहाजा धार्मिक रूप से जो अनिवार्य नहीं है, उसे सार्वजनिक आंदोलनों के माध्यम से या अदालतों में भावुक दलीलों से धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूल यूनिफॉर्म संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आजादी और अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का हनन नहीं करती। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक एक यथोचित पाबंदी है, जिसका संविधान के तहत अधिकार है और छात्र इस पर आपत्ति नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने उडुपी की याचिकाकर्ता या छात्राओं की याचिका खारिज कर दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की पूर्ण पीठ ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना। अदालत ने उडुपी की उन छात्राओं की याचिका खारिज कर दी जिन्होंने क्लासरूम में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वेयरिंग ऑफ हिजाब फॉर्म्स पार्ट ऑफ कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसके मुताबिक हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्यता नहीं है। साथ ही ये भी कि संस्थानों में अपने हिसाब से हर कोई ड्रेस कोड नहीं रख सकता। छात्रों को संस्थानों के नियमों को मानना होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं। हाई कोर्ट की फुल बेंच के मुताबिक यूनिफॉर्म तय करना मौलिक अधिकार पर जरूरी प्रतिबंध है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि 5 फरवरी के ड्रेस कोड से जुड़े सरकारी आदेश के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिजाब के लिए लड़ रही छात्राओं ने उडुपी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का इरादा जताया। हमारे धर्म का ये अनिवार्य हिस्सा है। इसका जिक्र पवित्र कुरान में आया है। अगर कुरान में ये लिखा नहीं होता तो हम इसे नहीं पहन रहे होते और इतनी जद्दोजहद नहीं कर रहे होते, अगर इसका कुरान शरीफ से लेना देना नहीं होता। फैसले के बाद कर्नाटक में कुछ छात्राओं ने प्रीपरेटरी एग्जाम छोड़ दी, क्योंकि हिजाब के साथ स्कूल प्रशासन उन्हें इम्तिहान की इजाजत देने को तैयार नहीं था। कोर्ट का ऑर्डर स्पष्ट रूप से सरकार का नियम को एक्सेप्ट किया है। हिजाब कभी भी हम लोग बैन नहीं किया है। हम लोग बराबर कुछ चैनल ऐसा बोलने का मैं सुना है या गलत है। कभी भी कर्नाटक सरकार ने हिजाब को बैन नहीं किया है या हिजाब का इश्यू है नहीं। यह इश्यू था यूनिफॉर्म वर्सेस इनडिसिप्लिन। कई कानूनविद भी हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं दिखे कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में, तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, मैं कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं। इसको मानता हूं सही फैसला नहीं है। भाई, अगर एक मुसलमान को भी इख्तियार नहीं है कि अगर कोई लड़की हिजाब पहनती तो कहीं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, आपको उन्हें तो डिसाइड करने वाले एसेंशियल है ही नहीं है। कर्नाटक सरकार ने पहले ही कहा था कि हिजाब विवाद बाहरी साजिश का नतीजा है और अब अदालत ने भी ये कहा है कि हिजाब विवाद के पीछे गुप्त हाथ है। कुल मिलाकर हिजाब विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से मुकेश सेंगा और राजीव रंजन के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
इस बीच फैसले के कुछ ही घंटे के अंदर इसे चुनौती देने से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। एक छात्रा निबानाज की इस याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि हिजाब पहनने का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत आता है। ये भी दलील दी गई है कि हिजाब पहनने का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार, जीने के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सुरक्षित है। इस्लाम के अभ्यास के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। दलील दी गई है कि भारतीय कानून स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रतीकों को पहनने या ले जाने को मान्यता देती है, जैसे सिखों को पगड़ी पहनने पर, हेलमेट पहनने से छूट और हवाई जहाज में कृपाण ले जाने की अनुमति दी गई है। उधर हिंदू सेना भी इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए। तो इस मसले को लेकर दोनों पक्षों की राय है। इस मसले पर कानून और इस्लाम की बारीक जानकारी रखते हैं संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा। उन्होंने हमें ये जानकारी दी। आज का ये जो जजमेंट है ऐतिहासिक है और बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है धर्म की स्वतंत्रता के मामले में, लेकिन मैं समझता हूं उससे भी बड़ा माइलस्टोन है स्कूल और कॉलेजेस में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको कंट्रोल करने का अधिकार, डिसिप्लिन करने का अधिकार देता है। लिबर्टी मॉडल के लिए मैं समझता हूं यह एक सेटबैक है। कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म हार्मनी लाएगा। जो स्टेट की पावर है 5 फरवरी के सर्कुलर को उसको जस्टिफाई किया, कोई डायरेक्ट पावर नहीं दी हुई है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, करिकुलम को मान लिया गया एजुकेशन। तो बहुत ज्यादा स्टेट के फेवर में जजमेंट है वाइडर इंटरप्रिटेशन लेकर, और बहुत ज्यादा पेटिशनर के विरुद्ध है नैरोअर इंटरप्रिटेशन धर्म की स्वतंत्रता का लेके। यकीनन धर्म की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के अधीन है, लेकिन एक इंडिविजुअल का धर्म से क्या रिश्ता होगा, किस चीज को वो अनिवार्य मानता है और किसको नहीं मानता, इसके सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स हैं उन पर अच्छी खासी कंट्रोवर्सी होती रही है। मैं भी उस पर लिखता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को क्लर्जी नहीं बनना चाहिए। एक अगर थियोलॉजिकल प्रश्न है तो थियोलॉजी की रीजनिंग और लॉजिक और मेथडोलॉजी अलग होती है। अब देखिए इस जजमेंट में आ गया कि अगर कोई चीज कुरान में नहीं है तो उसको एसेंशियल नहीं मानेंगे। ये शायरा बानो के ट्रिपल डिवोर्स जजमेंट में भी आ गया। पूरे हदीस लिटरेचर पर सिर्फ इसलिए प्रश्न उठाया जज ने क्योंकि जो बुखारी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया डॉक्टर मोहसिन ने, उन्होंने कहा साहब डॉक्टर मोहसिन के क्रेडेंशियल्स नहीं पता चले। यहां प्रश्न डॉक्टर मोहसिन के क्रेडेंशियल्स का नहीं है, ओरिजिनल बुखारी जो ऑथेंटिक मानी जाती है उसका प्रश्न है, उसमें कंटेंट क्या है उसका प्रश्न है। और सिर्फ कुरान और हदीस में ना होने से यह कह दिया जाए कि कोई चीज अनिवार्य नहीं है, तो जो और इस्लाम के सोर्सेज हैं, इजमा है और कयास है और उर्फ है और पब्लिक इंटरेस्ट है और ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस है, इज्तिहाद है, उन सब का क्या होगा। मैं समझता हूं कि धर्म के मामले में जो धर्म कहें वो होना चाहिए और कानून के मामले में जो संविधान कहे वो होना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि कोई चीज कुरान में भी हो तब भी अगर वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से विरुद्ध है उसके, तो फिर उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सारा प्रश्न देखिए इस पे आता है कि अगर आपने कुरान और वेदास को सिर्फ कहा कि जो कुछ इसमें है वो एसेंशियल है, तो भी इसका मतलब जो स्मृतिज में है, मनुस्मृति में जो चीज होगी वो नहीं मानी जाएगी, जो पुराण में होगी वो नहीं मानी जाएगी, जो इंटरप्रिटेशंस किए जूरिस्ट ने वो नहीं मानी जाएगी। तो जो पर्सनल लॉज की पूरी एक स्कीम है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाएगी। फिर मैं ये भी समझता हूं कि जिस तरीके की एग्जाम्पल्स डिसिप्लिन करने के लिए ली गई कि अगर किसी बच्चे ने स्कूल के बाहर सिगरेट पी लिया और उसके अगले दिन उसके प्रिंसिपल ने उसकी केनिंग कर दी,
वो जजमेंट्स कोट किए जा रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल और डिसिप्लिन मॉडल को प्रिफर किया जा रहा है। देखिए, ये सारे मुद्दे जाके सबरीमाला के रिव्यू से टैग होने वाले हैं। सबरीमाला के जजमेंट में खुद सुप्रीम कोर्ट 1 साल के अंदर अंदर इस नतीजे पे पहुंची कि इस जजमेंट का रिव्यू होना चाहिए, और एक 7 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई 2020 में, और उसने 7 प्रश्न बनाए, जिसमें यह भी प्रश्न है कि क्या अदालतों को धर्म की क्या अनिवार्य प्रैक्टिस है और क्या अनिवार्य नहीं है वो तय करना चाहिए। उस 7 जज बेंच के 7 प्रश्न का कोई रेफरेंस इस जजमेंट में नहीं आया। तो सुना आपने फैजान मुस्तफा को, जिन्होंने ये बताया बहुत सफाई से कि आखिर इस फैसले में, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसमें क्या कमी रह गई। और ये तक उन्होंने कहा कि अगर कोई बात धर्म में है भी या धार्मिक ग्रंथों में है, लेकिन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे संवैधानिक स्कीम से अगर मेल नहीं खाती या उसमें टकराव होता है तो उसकी इजाजत ना हो। लेकिन ये जो फैसला आया है उसमें कहाँ कमी रह गई है, ये बताया आपको फैजान मुस्तफा ने। प्राइम टाइम में अगले मुद्दे पे आते हैं। एक नई फिल्म आई है, कश्मीर फाइल्स। आपने फिल्म देखी या नहीं? अगर सोशल मीडिया पर भी आप सक्रिय हैं या टीवी देखते हैं तो अब तक आपने इसकी चर्चा जरूर सुनी होगी। आखिर कश्मीर पे एक फिल्म बनी है तो क्यों ये इतनी चर्चा में है, क्यों इसे लेकर हंगामा मचा हुआ है? फिल्म में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी है। विस्थापन बेहद दर्दनाक रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हजारों परिवार बिखरे, टूटे, बुरी तरह से त्रस्त हुए। अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हुए लोगों का ये दर्द बहुत सारे जख्मों को ताजा कर रहा है। बहुत सारे लोगों को इस बात का सुकून भी है कि उनके दर्द की कहानी या जो उन्होंने झेला वो अब दुनिया के सामने इस फिल्म के जरिए आ रहा है। कश्मीर पर वैसे कश्मीर का जो विस्थापन हुआ, कई किताबें लिखी गई हैं, कुछ फिल्में बनी हैं जो विस्थापन की बात करती हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स पर काफी तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। कश्मीर पर एक फिल्म जो है वो इतना ज्यादा विवाद पैदा कर रही है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अब से पहले कश्मीरी पंडितों का कद कभी ऐसे मुख्य धारा की फिल्म में सामने नहीं रखा गया। जहां तक कहानी सामने लाने की बात है कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति कैसे दो खेमों में बटी है वो एक समस्या खड़ी कर सकती है। प्रधानमंत्री ने खुद इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग में फिल्म पर विस्तार से प्रधानमंत्री ने बात की और काफी तंज भरे अंदाज में कहा कि बहुत से लोग, वो सारे लोग जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं या बात तो करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इमरजेंसी पर कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को लगातार दबाने का प्रयास होता रहा। तो ये जो फिल्म है जिसपे प्रधानमंत्री भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस फिल्म को बनाया है निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने, और इस फिल्म पे कई बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यानी सरकारें जो है अलग अलग राज्यों में वो इस फिल्म को अपना पूरा समर्थन दे रही हैं। कुछ मुख्यमंत्री खुलकर फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो और उनकी पूरी कैबिनेट फिल्म देखेगी। पड़ोसी राज्य त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार फिल्म की स्क्रीनिंग टैक्स फ्री करेगी। इन बीजेपी शासित राज्यों में यह फिल्म टैक्स फ्री की गई है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, गोवा और कर्नाटक, यहां पर फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। फिल्म देखने से पहले ही इसके बारे में अच्छी या बुरी राय क्यों बन रही है? घाटी में कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार और उनके भगाए जाने की पूरी कहानी है ये फिल्म, या इसमें कुछ ऐसा है जिस पर ये सवाल उठ रहे हैं? फिल्म को मैंने या आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, पर हमारी दिलचस्पी ये जानने और समझने में है कि आखिर ऐसा क्या है द कश्मीर फाइल्स में जिसको लेकर इतनी चर्चा है, जिसको लेकर विवाद है। समस्या क्या है, समाज के साथ इस फिल्म का क्या संबंध है, किस तरह से ये मानसिकता पे असर डालती है। क्योंकि एक तरफ इस फिल्म की रिलीज को एक जश्न के तौर पे देखा जा रहा है, दूसरी तरफ इसके विरोध में लोग खड़े हैं। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं और उनसे एक एक करके हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं आबा हांजरा जो कश्मीरी गायिका हैं, और अमिताभ श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म समीक्षक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ, और एक बहुत लंबे समय के बाद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। आभा हांजरा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। ये फिल्म आपने देखी है, तो जब आपने ये फिल्म देखी, आपके लिए ये फिल्म क्या यादें लेकर आई और क्या तजुर्बा रहा आपका? बहुत मुश्किल रहा देखना, क्योंकि सिसकियाँ ही नहीं रुक रही थी, और मुझसे ज़्यादा एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो हैं, उनकी जनरेशन के लिए ये रिविजिटिंग दिस पेन हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट, नगमा। और काफ़ी मोमेंट्स ऐसे थे कि मतलब कंटिन्यूअसली आंसू ही नहीं रुके, तो बहुत कुछ ऐसा, मतलब ख़त्म होने के बाद काफ़ी देर तक सर भारी रहा और मन भारी रहा जी। और ये मेरा ही नहीं, सबका एक्सपीरियंस है। एक्चुअली हॉल में काफ़ी लोग एकदम चुपचाप बैठ के देख रहे थे। ये एक्चुअली बहुत देर बाद मैंने देखा किसी फिल्म के लिए। तो एक तरीके से बाकी लोगों के लिए शायद एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमारे लिए एक पर्सनल स्टोरी है। तो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल रहा, बहुत कैथार्टिक भी रहा। कैथार्सिस आई थिंक हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन है उनके लिए, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं जो थिएटर से बाहर आते हुए, और उनमें आप मोस्टली उन्हें देखेंगे जिनकी एक मिडली, मतलब एल्डरली, थोड़े और बड़े, कुछ छोटे भी, कुछ मेरी उम्र के, कुछ हमसे छोटे। स्पेशली जो लोग इस पेन से गुजरे हैं और इतनी देर तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, सडनली जब इसको एक्नॉलेज किया जाता है पब्लिक स्पेस में, तो कहीं ना कहीं कैथार्सिस की तरह प्रूव करता है। लेकिन एक तरीके से एक फाइनली ऐसा हमारी कम्युनिटी में जो सेंटिमेंट है कि हमारे एक्सोडस की बात फाइनली ओपनली की जा रही है, जो इतने साल से हुई नहीं। जो कश्मीर का नैरेटिव है, पॉपुलर डिस्कोर्स में कश्मीरी पंडित मेंशन जो है वो बहुत ही छोटा सा रहा है और ऐसे बाय द वे रहा है। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा जब मैं बड़ी हो रही थी और मैंने देखा था कि कश्मीर के बारे में बात होती थी तो हमारे बारे में बात ही नहीं होती थी। इवेंचुअली एक टाइम आया जब थोड़ी मैं बड़ी हुई, थोड़ा होश संभाला और कश्मीर वापस गई और अपना एक म्यूजिक का जर्नी शुरू किया। आपसे मैंने पिछली बार भी शेयर किया था जब मैं आपके शो पे आई थी कि वहां जाके मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे संगीत के लिए एक पर्पस मिला कि मैं कश्मीर का म्यूजिक आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने अपने गीतों में कोशिश की है कि मैं हर तरह की कहानी कहूँ कश्मीर की। तो कुछ उसमें बचपन है, तो चलो चिनारों के घरों में वो बात भी है जो सब कश्मीरियों के दिल में है, जो घर जाना चाहते हैं। तो एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो फाइनली लोगों के सामने आया है। सो इट्स बीन वेरी पेनफुल बट कैथार्टिक। जी, आपने कहा कि एक ऐसा मुद्दा है जो सामने नहीं आया था, जिसके बारे में बहुत बात नहीं की जाती थी कभी। तो जाहिर है कि आपका परिवार, आप जो इससे गुजरे हैं, इस दुख दर्द से, आपके लिए एक बहुत बड़ा, आपने कहा कैथार्सिस, एक रिलीज है। बहुत दुख भी हुआ, आंसू नहीं रुके। पर आभा, आपका मैंने सोशल मीडिया पे कई पोस्ट देखे, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट देखे कि बहुत सारी नफरतें भी आपको इसके लिए उठानी पड़ रही हैं, अभी भी झेलनी पड़ रही हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो कौन है वो लोग, क्या है इसमें समस्या? और बहुत सारे लोग अपने पॉलिटिकल एजेंडा को लेके इसको आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये भी कहा कि ये फिल्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसको एक जरिया नहीं बनने देना चाहती हूं कि और ज्यादा इससे नफरत फैले। तो किस तरह से ये बंटवारा देख रही हैं आप? मैं दो चीजें देख रही हूँ। एक तो डिनायल काफी देख रही हूँ कि और व्हाट अबाउटिज्म बहुत देख रही हूँ, जो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा है मेरे लिए, क्योंकि मेरा कश्मीर से एक बहुत क्लोज नाता है। लोग वहाँ के हैं जो मुझे, यंगर जनरेशन है जो मेरे संगीत को फॉलो करती आई हैं जी। और बहुत भारत के पूरे और बाकी दुनिया से भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरा म्यूजिक सुनते हैं, जो शायद कश्मीर से नाता नहीं रखते, लेकिन फिर भी they come to my concerts and they've been singing Kashmiri music since I've been promoting it from so many years. तो कुछ लोगों को शायद एक अवेकनिंग हुई है या समझ में आया है, एनलाइटनमेंट हुई है। कुछ लोग इस मूवी को एक पर्सनल अटैक की तरह देख रहे हैं, which is not the right way to, and therefore वो अटैक मुझ पे आ रहा है।
जी, और कुछ लोग अटैक कर भी रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने वो भी देखे। एक तो वो लोग जैसे आप बता रहे हैं अपने परिवारों के साथ गए, उस दुख को दोबारा जिया, लोग रो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है पर वो एक पॉलिटिकल विचारधारा के हैं, वो निकल के अलग तरह की नारेबाजी भी कर रहे हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगी। अमिताभ, आपने भी ये फिल्म देखी है, समझ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी जस्ट टू फिनिश माय पॉइंट नगमा की जो व्हाटअबाउटिज्म है इस पिक्चर के साथ जुड़ा हुआ, वो मुझे इसलिए डिसअपॉइंटिंग लगता है कि मैं एज एन आर्टिस्ट मैंने हर तरह की पिक्चरें कश्मीर पे आज तक देखी है। मेरा अपना म्यूजिक एक बहुत ही सुंदर फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर करके है जो अभी आया था, उसमें आया है और उसको भी मैंने काफी प्रमोट किया है। हैदर जैसी फिल्में हैं जिसमें जो स्टोरी का फोकस है वो एंटायरली say for example in Heather has been on the disappearance of a man suddenly, जो कश्मीर में एक रियलिटी जो होता है उस पे कश्मीरी पंडितों की बात की ही नहीं गई है। हमारा पासिंग मेंशन है ही नहीं फॉर दैट मैटर, क्योंकि उस स्टोरी का वो फोकस नहीं था। नो फादर्स का भी वो नहीं था या कोई मिशन कश्मीर, बट आई थिंक कश्मीर फाइल्स हैज अटेम्प्टेड टू specifically tell the story of the Kashmiri Pandit exodus. Okay, बिल्कुल. So that's why this whataboutism is not justified and is a little hurtful. हाँ, नहीं, वो हम समझ सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों की कहानी है। अमिताभ, आपने फिल्म देखी है, कश्मीरी पंडितों की कहानी और दुख दर्द वो तमाम अपनी जगह पे है। आपको समस्या क्या लगी? ये जैसे आभा बता रही हैं, वो उनका परिवार उस दर्द से गुजरा है, तो एक होता है कि वो जख्म जो है वो वापस हरे हो रहे हैं और उन्हें वो चीजें याद आती हैं और बहुत पेनफुल है वो, पर एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ इत्मीनान भी होता है कि लोग समझ तो रहे हैं कि क्या हुआ हमारे साथ। पर इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जिसे लेके पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि इतनी चीजें बटी हुई हैं और कई जगहों पर इसे टैक्स फ्री किया जा रहा है, कई लोग इसके विरोध में हैं, अलग अलग पॉलिटिकल खेमे अलग अलग राय रख रहे हैं। क्या समस्या लगती है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आभा जी ने अभी जिस पहलू का जिक्र किया इस फिल्म को लेकर के, मेरा पूरा का पूरा समर्थन है। कश्मीरी पंडितों की जो तकलीफ है उसको लेकर के और उनके दर्द को सामने लाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है इसमें। और जो उन्होंने सहा है, जो बर्दाश्त किया है, या जो हमारे हिस्ट्री में, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की चीज हुई है, उसको अगर कोई दिखाता है तो ये कम से कम एक वो पहलू है जो सामने आना चाहिए। और फिल्मकार को ये पूरी आजादी है, किसी भी फिल्मकार को आजादी है कि वो अपनी स्टोरी को कहने का तरीका और उसका जो भी उसका डिपिक्शन है उसके लिए वो क्या नैरेटिव चुनता है, ये उसकी आजादी है। ये फिल्म जो है, जैसे इस फिल्म जो कि आप बात कर रही हैं, फिल्म में खुद ही कहा गया है कि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है। इसमें एक पत्रकार का किरदार है जो कहता है कि ये नैरेटिव्स का वॉर है। तो जो नैरेटिव विवेक रंजन अग्निहोत्री ने चुना है वो नैरेटिव हो सकता है बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे, बहुत सारे लोगों को ना अच्छा लगे। मेरा कहना है कि फिल्म देखे बगैर इसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनसे तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आपको अगर इस फिल्म की आलोचना करनी है तो कम से कम फिल्म देखिए जरूर, क्योंकि जैसे मैंने फिल्म देखा तो मुझे जो इसमें दो तीन चीजें जो डिस्टर्बिंग लगी, वो एक तो ये कि जिस तरह से आपने इस फिल्म में दिखाया है कश्मीरी पंडितों के साथ जो सलूक हुआ, और उसमें इतनी एक पक्षीयता है, यानी वो उसमें एक किस्म से ऐसा है कि एक समुदाय है जो परसिक्यूटेड है और उसको घाटी में रहने वाला हर जो इंसान है, यानी जो हर मुसलमान है, वो उसको दुश्मन की तरह ट्रीट कराए। एक मौलवी आता है उसमें, फिल्म में किरदार है मौलवी का। वो मौलवी जो है वो मौके का फायदा उठा करके एक महिला के साथ में उसके सामने एक बहुत ही अशालीन किस्म का प्रस्ताव रखता है। एक हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उस फिल्म में, आमतौर पर हम देखते हैं कि महिला किरदार इस तरह की फिल्मों में दिखाए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनमें सहानुभूति होती है और वो कहानी के नैरेटिव को एक करुणा के दृष्टि से आगे ले जाने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ हम दिखाते हैं कि वो महिलाएं जो हैं वो ऐसी हैं कि वो कश्मीरी पंडितों का राशन छीन ले रही हैं, वो शिकायत करती हैं। ये जो चीजें हैं उसमें कहीं आपको, या जैसे अब आपने यूनिवर्सिटी का एक पूरा एक माहौल है, एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें दिखाई गई जिसमें एक लड़का पढ़ता है जो कि इस फिल्म का एक केंद्रीय कैरेक्टर है, कृष्णा पंडित, जिसका किरदार दर्शन कुमार ने निभाया है और बहुत अच्छा काम किया। मैं पहली बात तो यह कि विवेक अग्निहोत्री को इस बात के लिए जरूर बधाई दूंगा कि उन्होंने एक विषय उठाया है। विषय उठाना अच्छी बात है और आप उसको किस नियत से उठाते हैं। दरअसल क्या है नगमा, देखिए जो आलोचना हो रही है या जो आपने कहा कि इतना इसको लेकर माहौल गरमाया हुआ, उसमें मसला सिर्फ इस बात का है कि आप किसी चीज को किस नजरिए से दिखाते हैं। क्योंकि इंटेंशन या मोटिव हम जानते हैं कि ये किसी भी आर्ट फॉर्म कहिए या लीगल टर्म्स में कहिए या मॉरलिटी के टर्म्स में कहिए, इंटेंशन एक बहुत बड़ी चीज है।
तो आप जब आपका इंटेंशन ये है कि आप कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द दिखाएं, वहां तक बिल्कुल ठीक है और उससे सबकी सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कम से कम उस बात को महसूस करता हूं कि हाँ, ये बहुत एक अच्छा अटेम्प्ट है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप उसमें देखते हैं कि एक कम्युनिटी है जिसको आपने पूरी तरह से पीड़ित दिखाया है, शोषित दिखाया है, जो है वो, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वो पूरी तरह से विलीफाइड है, वो पूरी तरह ब्लैक कैरेक्टर्स हैं, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है माफ कीजिएगा जी, नहीं है जो किसी तरह की मदद के लिए आ गया। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है जो कि कुल मिलाकर के इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि जैसे जो एक लेफ्ट लिबरल की एक छवि हमारे समाज में आज की तारीख में बनी हुई है, जिसको कि अब अर्बन नक्सल कहा जाने लगा। आयरॉनिकली अर्बन नक्सल का टर्म जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री उस पर एक किताब लिख चुके हैं, अर्बन नक्सल के नाम से ही किताब लिख चुके हैं जी। तो ये भी एक सवाल है कि आप जब इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं और उसमें एक मेटाफर पकड़ते हैं और एक कैरेक्टर ऐसा क्रिएट करते हैं, वो फैज की नज़्म गाई जा रही है कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे, है ना, और वो किस अंदाज में गाई जा रही है, वो तंजिया लहजे में गाई जा रही है, वो आपने उस नज़्म को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि आप ये दिखा सकें कि देखिए ये चीजें कितनी गलत तरीके से इस्तेमाल होती हैं, ये कितने गलत टूल्स हैं। तो वो जो एक मसला है, वो जो इंटेंशन का मामला है, मेरे लिए वो एक बड़ा सवाल है। मैं बताऊं, देखिए हम सब लोग तमाम तरह की फिल्में देखते हैं और शिंडलर्स लिस्ट नाम की एक फिल्म है जिसके बारे में हम सब जानते होंगे, जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई। वो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो नाजी होते हुए अपने ज्यू एम्प्लॉइज की मदद करता है। उसके भीतर कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है, वो कहता है कि आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूं, नाजियों में से एक हूं। फिर भी उसके भीतर ये एहसास है कि नहीं, जो हो रहा है गलत हो रहा है। वो लिस्ट बनाता है और वो लिस्ट बनाता है, बना करके फिर उनको किस तरीके से बचाता है, ये वो पूरी कहानी है। बिल्कुल अमिताभ, आप अगर जी आप देखें तो पोलांस्की की फिल्म है पियानिस्ट में जो है वो जिस तरीके से वॉर का जो पूरा ये जो होलोकॉस्ट का एक पूरा जो त्रासदी है, उसका जो भयावहता है, उसको दिखाया गया। लेकिन उसमें उसको देखने के बाद आपको यहूदियों से नफरत नहीं होती है। आप सिनेमा हॉल से निकलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप ज्यूस के खिलाफ नारे लगाने लगे। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कि हम जो निकल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मैंने जब फिल्म देखी तो मैंने देखा कि माहौल ऐसा था कि आपने कांग्रेस के खिलाफ, सेकुलर जमात के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ आपके दिल में जो गुबार बैठा हुआ है, आप वो प्रकट करते हैं और वो कई बार बहुत तो सबसे तरीके से निकल बड़ी जो समस्या है अमिताभ, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बात नियत की है। आपने कश्मीरी पंडितों का दुख और दर्द दिखाया, वहां तक इससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन किसी भी जंग हो, कोई भी दंगा हो, कोई भी त्रासदी हो, उसमें हमेशा अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। तो एक तरफ अगर आप बिल्कुल स्याह रंग से एक आबादी को पोतेंगे तो समस्या जो है वो उसमें है। शुक्रिया आपका आबा हंजरा और शुक्रिया आपका अमिताभ हमारे साथ शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में बड़े जोर शोर से राज्य सरकार ने मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला रखी, ये दावा करते हुए कि इससे इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। लेकिन 3 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। किसान इस प्लांट में हिस्सेदार बनाए गए, लेकिन अब अपने पैसे फंसाकर वो परेशान है। उधर किसानों को हिस्सेदार बनाने के बाद अब प्रशासन को पता लगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद कर स्टार्च प्लांट बनाना नुकसान का सौदा है। इसलिए अब बायोफ्यूल के लिए एथेनॉल प्लांट बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ अगर धान का कटोरा है तो कोंडागांव जिला मक्के का। यहां रबी और खरीफ दोनों ही में लगभग 2,59,750 मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन होता है, लेकिन 1870 रुपए एमएसपी का मक्का व्यापारी 1300 रुपए तक खरीद लेते थे। सरकार ने कोंडागांव में किसानों के लिए मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण और विपणन यूनिट बनाना चाहा, लेकिन अब तय हुआ है कि वहां मक्का आधारित 80 केएलपीडी क्षमता का इथेनॉल संयंत्र बनेगा। खर्च लगभग 137 करोड़ रुपए, जहां हर साल 63,600 मीट्रिक टन मक्के का उपयोग कर इथेनॉल बनाया जाएगा। आने वाले 5 सालों में इससे किसानों को 85 करोड़ का फायदा मिलने का और 65,000 किसानों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की बात कही गई है। फरवरी 2019 में राहुल गांधी ने प्लांट का शिलान्यास किया, लेकिन प्लान बदलने से अब तक संयंत्र के लिए पैसा और जमीन देने वाले किसान इंतजार ही कर रहे हैं। प्रेम शंकर नेताम अपनी जमीन पर उड़द, धान, मक्का बोते थे। कहते हैं सरकार ने जमीन ले ली, न मुआवजा मिला, न फैक्ट्री शुरू हुई। अपने यहाँ खेत को भी छीन लिए, ऊपर से कुछ मुआवजा रही ना कुछ, और 3 साल से हम कुछ कमा नहीं कर रहे, नहीं पा रहे। मैं उड़दा बोता था, मक्का लगाता था और धान भी लगाता था नीचे तरफ। वही तो बोले थे, लेकिन तुमको जितना भी बाल बच्चों को ना तो नौकरी दिला देंगे,
और तुम्हारा आजू बाजू में तुम्हारा एक कुछ खोलोगे चाय का दुकान में तुम्हारा तुम ये बड़े आदमी बनोगे बोल रहे थे। तब क्या क्या मिला आपको? कुछ तो नहीं मिला है। स्थानीय युवक गुस्से में हैं, वहीं सरपंच भी परेशान हैं। बताते हैं कि लगभग 48,000 किसानों ने पैसे जमा किए हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं, कहते हैं फैक्ट्री नहीं बनी तो विरोध करेंगे। बड़े बड़े आए थे अधिकारी लोग, पहले यहाँ 4-5 गाड़ी आता था, यहाँ मोटरसाइकिल नहीं आ रहा है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं और ना जो यहाँ लग रहा है बोल रहे हैं। तब भी गाँव में ना एक बार बैठक होना चाहिए, तो हुआ ही नहीं। और ना बड़े बड़े मशीन लाए पत्थर फोड़ने का, ये करने का। बाद में फिर बोल रहे हैं हाँ आप लोग को गांव को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लड़के लोग को नहीं कि बाहर से जो इतना भी आते हैं वो लोग को ये करेंगे। और बाद में जो गांव वाले मन को पहले बेरोजगार वालों आप गांव वाले पहले यहाँ रोजगार दिलाएंगे करके बोले, यहाँ रोजगार मिलता ना कुछ मिलता। अब हम लोग खाली पहले घूम रहे हैं, तो हमको रोजगार मिलना चाहिए। और ऊपर से जो भत्ता बोले उसका भी मिलना चाहिए। जो मक्का पंजीयन का जो 1100, 2003 रुपये जो भी लिए हैं उसको भी हमको ब्याज सीध मिलना चाहिए और अपन रोजगार मिलना चाहिए। गांव वाले बोलते हैं अभी भी अपना पैसा कहाँ गया, ये कहाँ है, ऐसा बोल रहे हैं। अभी पंजीयन का कोई किए हैं 50,000, हम तो 2200, 1100 रुपया किए हैं। और काम भी इतना दिन से बंद है, कुछ काम ही नहीं चल रहा है। अभी पूरा बंद हो गया 2 साल से। पैसा नहीं, जितना भी है गरीबों का पैसा को जितना था उतना तक कर दिया, इसके बाद पैसा ही नहीं है बोल रहे हैं, इसलिए बंद हो गया होगा। ना तो विरोध करेंगे बोल रहे हैं। हाँ, और ये फैक्ट्री नहीं बनना है तो विरोध करेंगे बोल रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि काम रुका नहीं है, बस ये तय हुआ है कि स्टार्च प्लांट फायदेमंद नहीं रहेगा, सो इथेनॉल प्लांट बनाया जाए। 8 महीने में काम पूरा होने का आश्वासन है। हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत प्लांट बना रहे हैं और उसमें हमें एमएसपी पे मक्का किसानों से खरीदना है। और जहां पर हमें मक्का 1850-1870 रुपये में किसानों से खरीदना है एमएसपी पे, उसी समय पे प्राइवेट प्लेयर्स 1100-1200 रुपये में मक्का खरीद रहे हैं। तो उनके साथ में कॉम्पीट करना ओपन मार्केट में बहुत ही मुश्किल है। और जब इसकी जो हमने फिजिबिलिटी जब स्टडी हमने देखा तो ये निकल के सामने आया कि प्लांट में कभी भी प्रॉफिट में नहीं रहेगा, हमेशा नुकसान में रहेगा। तो इसलिए इसकी एक रिपोर्ट हमने बनाकर स्टेट को भेजी थी। और स्टेट की जो प्रोजेक्ट फाइनेंस जो कमेटी होती है, जिसके हेड चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है कि अब यहाँ पर स्टार्च प्लांट की जगह पर मक्का से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। प्लांट अधूरा है लेकिन सियासत पूरी हो रही है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मक्का प्रोसेसिंग प्लांट कब लगेगा। और आप जाकर देखेंगे उस एरिया में तो बहुत बड़ी बाउंड्री बनी हुई है। सारे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के नाम पे जो पैसा इकट्ठी किया गया, माननीय मोहन मरकाम जी ने अपने चहेते लोगों को देकर फिर उसमें बाउंड्री का काम किया। और आज किसान बेचारे भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा ताकि उनको बेनिफिट मिल पाएगा। बीजेपी का तो काम है विरोध करना। बीजेपी ने 15 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस जब कर रही है तो उसका विरोध करेगी। वो तो प्लांट बनेगा, हर हाल में बनेगा और कांग्रेस सरकार के रहते ही बनेगा। सरकारी दावा है कि राज्य में मक्के का रकबा 10 गुना तक बढ़ गया है। बस्तर का मक्का दुनिया के कई देशों में जा रहा है, लेकिन आपने सुना कि प्रशासन ही कैसे एमएसपी पर नफा नुकसान के गणित में उलझा है। किसान शेयर होल्डर बन गए, लेकिन उन्हें ही नहीं पता जिस संयंत्र का सपना था उसके मायने ही बदल गए हैं। एक पुरानी कहावत है, कथनी और करनी में फर्क। मक्के की प्रोसेसिंग को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की कथनी तो आपने सुनी होगी, और इसी कथनी में कई किसान फंस गए, उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। करनी आपने देख ही ली। कोंडागांव से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।